सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल कभी खुशी कभी गम है। बहुत सारी अच्छी खबरें हैं, बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो कि परेशान कुन हैं और मेरे ख्याल में उन सब के ऊपर बात करना ज़रूरी है। सर बिल्कुल बात करना ज़रूरी है। सर हम सबसे पहले तो शुरू कर लेते हैं सर, जो एक खबर जो कि है तो एक लोकल खबर, बट उसके बैनुल-अक़वामी असरात भी हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के जो मईशी हालात जब से ख़राब हुए हैं तो वो ना सिर्फ यहाँ के जो एक डोमेस्टिक बिज़नेस ऑपरेटर है, यहाँ के कमर्शियल बैंक्स हो गए, दीगर ब्रांड्स वगैरह हो गए, उनके लिए मुश्किलात हैं, बल्कि जो इंटरनेशनल कंपनीज़ यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं उनके लिए भी हालात ज़ाहिर है मुश्किल होते हैं। ये ऐसे नहीं होता कि चूँकि इंटरनेशनल कंपनी है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। ज़ाहिर है उनकी इकनॉमिक्स जो हैं वो बड़ी क्लोजली टाइड हैं पाकिस्तान की इकनॉमिक्स के साथ। तो हमने देखा बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं बड़ी मल्टीनेशनल्स जो हैं पाकिस्तान छोड़ के गई, उनमें से नंबर जो है जैसे शेल जो है वो यहाँ से चलेगी और दीगर कंपनीज हैं। तो रिसेंटली प्रॉक्टर एंड गैम्बल PNG जो है उन्होंने ये ऐलान किया कि पाकिस्तानी ऑपरेशंस जो हैं वो अपने वो सीज़ करने लगे हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल बेसिकली FMCG गुड्स जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनका बहुत बड़ा ग्लोबल एक मैन्युफैक्चरर है और डिस्ट्रीब्यूटर है। पाकिस्तान की हद तक उनके पास जो कई ब्रांड्स उनमें से एक जो बहुत नंबर है वो जो शेविंग ब्रांड है जिलेट, वो है उनके पास। उनका अपना एक बयान जो है वो मंजर आम पे आया जिसमें उन्होंने भी इसी किस्म का तस्करा किया कि यहाँ पे चूँकि हमारी पेरेंट कंपनी ऑपरेशन सीज़ कर रही है तो हम भी इस चीज़ को अपने आप को डीलिस्ट भी कर रहे हैं। एक तो ये बात होगी। अब सवाल सर पैदा होता है कि ये सारा जो एक एक्सोडस है यहाँ से जाने का, उसके साथ साथ ही कुछ कंपनीज़ यहाँ पे आई भी हैं। आपकी एक सऊदी पेट्रोलियम कंपनी जो है वो भी यहाँ पे आई है एक कमर्शियल प्रोजेक्ट के साथ, और दीगर और कंपनीज़ जो हैं यहाँ पे आने का सोच रही हैं। यहाँ पे आप फूड चेन्स कुछ जिक्र कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो स्केल है प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, उस स्केल की कंपनी जो है वो दुनिया में ही बड़ी कम है, तो वो पाकिस्तान से जारी ज़ाहिर है एक सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसको हम कोशिश करेंगे आज थोड़ा सा अनपैक करें ऑडियंस के लिए, और साथ साथ कि आया अब इसकी देखा दाखी भी एक चीज़ होती है कि अगर एक बड़ी कंपनी एक मुल्क को छोड़ के जा रही है तो ज़ाहिर है बाकी कंपनीज जो हैं वो इस चीज़ को भी सोचना समझना चाहती हैं कि जी ऐसी क्या चीज़ होगी, ऐसी क्या मुश्किलात पेश आ गई जिसके बायस आपको यहाँ से जाना ही पड़ रहा है। तो ज़ाहिर है उधर भी बहुत सारे लोग होंगे जो नंबर क्रंचिंग कर सकते हैं, लेकिन एक जो मोमेंटम गेन हो जाता है वो पाकिस्तान की अपनी डोमेस्टिक इकॉनमी के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जी बिल्कुल, देखें एक तो ये है कि इस पे अभी जो अपोजिशन है वो बड़े विक्ट्री लैप्स ले रही है कि देखें पाकिस्तान के हालात ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, ये कंपनीज़ जिस तरह से आपने फरमाया कि अगर कोई जा रही है तो कोई आ भी रही है, मतलब शेल अगर गई तो आराम को आई, इसी तरह मतलब बेतहाशा अगर यामाहा गई है तो आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा ऑटोमोबाइल के ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान आ रहे हैं। मतलब जाने वाले कम हैं, आने वाले ज़्यादा हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में हालात ख़राब नहीं हैं उस तरह से। जो मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो अच्छे हैं, नेमली जब वो ख़राब होते हैं आपको पता लग जाता है। मतलब आपका जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो डेफिसिट होना शुरू हो जाता है, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपको ये 2-3 चीज़ें मोटी मोटी सी सुनाई देंगी तो इसका मतलब है कि मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स ख़राब हो रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे कि जो आपकी स्टॉक मार्केट है वो भी नीचे आना शुरू हो जाएगी। सो अभी ऐसा नहीं हो रहा। जहाँ तक PNG के जाने की बात है, इसके जाने से बहुत सारे फ़ायदे भी हो सकते हैं। मतलब देखें ना कि आपका जो लोकल इंडस्ट्री है वो चल सकती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स अब उनको मार्जिन नहीं नज़र आ रहा था ना, तो लेकिन लोकल के लिए तो मार्जिन हो सकता है। इसी तरह आपने वो शेविंग जिसकी बात की, तो वो उनका अगर 9 बिलियन रुपए का ऑपरेशन था तो उसमें से अगर आप देखेंगे तो 1.5 बिलियन रुपए थे जो कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे थे, बाकी जो है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम था। सो बुनियादी बात ये है कि लेकिन मतलब ये हमने दे दी अच्छी खबर कि कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कभी कोई भी जा रहा हो इंटरनेशनल या लोकल अपने ऑपरेशन बंद कर रहा हो तो ज़रूर उससे एक दफ़ा पूछ लेना चाहिए कि भाईजान क्या मसला था, और उन मसलों पे काम करना चाहिए। एग्जिट इंटरव्यू। एग्जैक्टली। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए ना, ये अकेले तो नहीं है, फ़िलिप मॉरिस भी जा रहा है। अच्छा, अब वो फ़िलिप मॉरिस तो अगर मेरे से कोई उनके मतलब ज़ाहिर है एक कंपनी है, उसकी बैलेंस शीटें पढ़नी पड़ेंगी, उसके ऑपरेशंस देखने पड़ेंगे, बड़े मामलात होंगे।
लेकिन ऑन मतलब ऑफ द कफ अगर कोई मेरे से पूछे कि यार वो क्यों जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि मैं कहूँगा कि यार क्योंकि यहाँ पे स्मगल्ड सिगरेट इतना मिलता है तो वो कोई सेंस नहीं बनती। हाँ, सो बुनियादी बात ये है कि छोटी छोटी चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं। अब मतलब जो इनके पीएनजी के जो मसाइल थे, एक तो ये कि पीएनजी पूरी दुनिया में डाउनसाइजिंग कर रहा है, अपनी प्रोडक्ट्स कम कर रहा है। सो ये कोई पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं है जहाँ से वो वापस जा रहे हैं, वो पूरी दुनिया में अपने ऑपरेशंस महदूद कर रहे हैं, उनके प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक हो रहे थे। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ उन्होंने जो अपने मसाइल बताए हैं उनमें से एक टैक्स भी है। अच्छा, अब ये एक ऐसी चीज़ है, आप पीएनजी की वजह से मत इसको देखें, आपकी लोकल इंडस्ट्री, आपकी लोकल कंपनीज इससे मुतासिर हो रही हैं। आपकी यहाँ पर आईटी बेस्ड जितने सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं वो इससे शदीद मुतासिर हो रहे हैं। तो अब इसको ज़रा रिकन्सिडर कर लें। सो बुनियादी बात यही है कि बड़ी अच्छी चीज़ें, टेक्सटाइल आपकी जो एक्सपोर्ट है वो बदतदरीज कम होती जा रही है। अगेन मतलब हमें मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बड़े अच्छे हैं, लेकिन अगर इसको मज़ीद इसमें बेहतरी लाई जा सकती है तो वाई नॉट। सर बिल्कुल लानी चाहिए, और इस तरफ तवज्जो जो है गवर्नमेंट की होनी चाहिए कि आप एक तरफ हमारे पास ऐसे इदारे मौजूद हैं जो बहुत सारी कंपनीज जो आना चाह रही हैं उनको फैसिलिटेट करेंगे। ये तो देखिए ना, न्यू वेंचर्स हैं, आपने बाहर से इन्वेस्टमेंट लानी है तो उसके लिए न्यू वेंचर ही चाहिए होगा जो आएंगे, जो आज जैसे आपने फरमाया कि आ रहे हैं बहुत सारे लोग। फिर है जो पे यहाँ पे लोग मौजूद हैं, ना 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20-20 साल, 25-25 साल से मौजूद हैं। उसके अंदर फार्मा इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा लोग हैं जिसकी भी कुछ कंपनीज यहाँ से चली गई हैं। अब वो उनसे ये जो एग्जिट इंटरव्यू की मैंने बात की, आपने ज़्यादा बात की कि आप एसरटेन कर सकते हैं कि एक कोई ऐसा फैक्टर होगा जो सब ने कोट किया होगा। ये मेरा ज़हन कहता है कि ऐसे होगा कि एक कोई चीज़ होगी, वो टैक्स भी हो सकती है। वो जी 2 चीज़ें सब ने की हैं, एक टैक्स और दूसरा रिपाट्रिएशन नंबर 2 होगी, और दूसरा आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो होना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो आपने टोबैको की हद तक बात की, वो स्मगलिंग है, वो दवाइयों पे भी एक हद तक इम्प्लीमेंट होती है। अच्छा, अब आप आ जाएँ सर इस चीज़ पे कि हुकूमत जो है उसकी सिल्वर लाइनिंग क्या है। इसके सिल्वर लाइनिंग है डेफिनेटली। अब देखें जो FMCG गुड्स हैं आपके, वो आप साबुन, शैम्पू वगैरह, शेविंग इक्विपमेंट, ये सारा हमने जो PNG की बात की। अब एक गैप क्रिएट होगा वहाँ, डेफिनेटली एक गैप क्रिएट होगा। देखिए ये चीज़ हमें भी पता है आज के दिन कि जो इतना काम इसके ऊपर PNG कर रहा था, बहुत सारा ये सामान भी स्मगल होकर यहाँ पे बिक रहा था। ये एक आपकी लीकेज है जिसको प्लग करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। अब कोई और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर उसी क्वालिटी की प्रोडक्ट बना सकते हैं यहाँ पे, मेरा नहीं ख्याल बना सकता है। उसकी साफ वजह, आपको किसी भी प्रोडक्ट में, वो साबुन हो, शैम्पू हो, कुछ भी हो, क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए आपको चाहिए बिजली, चाहिए सस्ती बिजली चाहिए आपको। अगेन वही ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के सारे माहौलियात चाहिए, वो क्या आपने फराहम किए हुए हैं। ये कंपनी तो अपनी मर्जी से गई, ना कि पाकिस्तान की हुकूमत इनको रोक सकती थी, शायद ट्राई किया, आई डोंट नो, बट नहीं रोक सकती। अब इनको आप क्या देंगे? ये गैप जो हम कह रहे हैं फिल हो जाएगा लेसर क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ, तो गैप नहीं फिल होगा। वो तो जस्ट वन अदर प्रोडक्ट जो कि यार सिमिलर चीज़ बना रहा है, बट वो जो क्वालिटी थी ना PNG वाली, वो नहीं यहाँ पे मिल रही। एक तो ये बात है। दूसरा तरीका जिसके तहत हम अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है उसको मैनेज करते हैं, जो PTI के दौर में एक बहुत बड़ा उनका मिशन था कि जी इम्पोर्ट्स बंद कर दो, हम अब बनाएंगे लोकल साबुन बनाएंगे, इंपोर्टेड नहीं लेंगे, लोकल शैम्पू बनेगा, इंपोर्टेड नहीं लेंगे, एंड एटसेट्रा आपकी वेरिएट प्रोडक्ट। वो अप्रोच PTI उसमें फेल हुआ था, PTI नहीं कर पाया। इंपोर्ट्स आहिस्ता आहिस्ता खुल गई थी उसके बाद। ये PTI के बिल्कुल आते साथ ही जब आई थिंक असद उमर साहब जो थे फाइनेंस के अंदर थे, उन्होंने ये इस किस्म का प्रपोजल दिया था। माई पॉइंट इज़ कि ये जो तरीक़ेकार है ना आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने का, ये भी गलत है कि आप इंपोर्ट बंद करें ताकि यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरर जो है मोटिवेट हो, ये भी गलत है। ये भी गलत है कि जी चलें वो जा रहे हैं तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को फ़रोग़ मज़ीद मिलेगा। ये दोनों अप्रोचेस गलत है। आपने जब तक टैक्सेशन पॉलिसी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, चीपर इलेक्ट्रिसिटी और दीगर और जो चीज़ें जो एसोसिएटेड हैं एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए और उसको एफिशिएंटली रन करने के लिए फॉर 10 ईयर्स, एटलीस्ट 10 ईयर्स, वो अगर यहाँ पे मौजूद हैं तो ये कभी मसला हो ही ना आपको। आप कहें ठीक है जी, ओके जी, खुदा हाफिज़। ये दोनों अप्रोचेस गलत हैं, असल मसले को कोई एड्रेस प्रॉपरली नहीं कर रहा। जी बिल्कुल। देखिए, जब आप फॉरेन एंटिटीज़ को नहीं रहने देते तो होता ये है कि आपके लोकल मैन्युफैक्चरर्स के पास कोई इंसेंटिव नहीं रहता कि वो अपनी प्रोडक्ट को बेहतर क्यों करें। फिर तो मोनोपोली वाली बात होगी ना। तो कंपटीशन बड़ा ज़रूरी है ताकि आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो।
अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि रिपाट्रिएशन जो, जैसे इसका मतलब ये होता है कि जब कोई बाहर से आता है तो इवेंचुअली उसने जब मुनाफा कमाना है तो लेके वापस जाना है। सब बाहर वाले ये कहते हैं कि जी जब हम यहाँ से पैसे निकालते हैं तो हमें उसमें मुश्किलात का सामना होता है, जितने पैसे निकालना चाहते हैं उतने नहीं निकालने दिए जाते, कहा जाता है कि इतने अभी कर लें, इतने बाद में कर लें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, और फिर इसके बाद अभी एक दोबारा से जो हुकूमती इस वक्त जो लोग इस वक्त हुकूमत को पसंद करते हैं वो विक्ट्री लैप ले रहे हैं कि देखें ये तो इतने पैसे बाहर ले जाते थे, तो अब ऐसा नहीं होगा। देखिए, बुनियादी बात ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है कि पाकिस्तान अकेला तो नहीं, जो इंडिया है वो भी चाहता है कि उधर हो, अमेरिका जो है वो भी उसको इनकार नहीं करता, बरतानिया भी इनकार नहीं करता। सो बात ये है कि उनको नहीं पता बाकी ममालिक को कि जी यहाँ पर जो अपना पैसा बाहर से लेके आएगा वो मुनाफा कमाने के बाद यहाँ से निकाल के वापस भी लेके जाएगा। बात यह है कि जब कोई बाहर से पैसा लेके आता है तो उस पैसे से आप जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हो आप वो बिल्ड करते हो, ताकि उसके बाद जब वो वापस लेके जाए तो आपको दुखे ना, क्योंकि उस पैसे से आपने या तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया था, या आपके लोगों को नौकरियां मिल गई थी, या आपके लोग जो है वो ट्रेन हो गए थे, स्किलफुल हो गए थे। तो आप बेसिकली अपने लिए ऐसी चीज़ें करते हो जो कि फिर आगे तक आपके काम आती हैं। आपने सस्ती बिजली की बात की, यहाँ पर आज तक कभी सोचा नहीं गया कि हम जहाँ पे बिजली का कारखाना लगा रहे हैं उसके इर्द गिर्द इंडस्ट्री है या नहीं, या बिजली का कारखाना हमने अगर किसी और जगह पे लगा दिया तो इंडस्ट्री को उसके पास मूव करना है कि नहीं करना, क्योंकि जाहिर है अगर कारखाना कहीं बिजली का और होगा और इंडस्ट्री कहीं और होगी तो फिर रास्ते में लाइन लॉसेस भी होंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी होगी, फिर हज़ार किस्म की और चीज़ें होंगी। सो अगेन आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज नहीं करना, आपने उसको इनकरेज करना है, लेकिन उसके साथ जो पैसा आता है उसको बस आप इंजॉय ना कर लें ताकि आपको फिर जब वो वापस जाए तो दुख हो। उसके साथ कुछ ऐसा क्रिएट करें, कुछ ऐसा बनाएं कि वो आगे आने वाले सालों में आपके काम आए। आप बिल्कुल सर, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अगेन मैनेजमेंट है ना कि आपने जी अगर टैक्स कलेक्ट किया है कंपनी से बहुत सारा, क्योंकि वो बहुत सारा बिजनेस कर रहे हैं, आप अलाउ कर रहे हैं ना उनको यहाँ बिजनेस करने, उस टैक्स को पुट इट टू गुड यूज़, रीयूज़ करें उस टैक्स को कि मज़ीद ऐसे कंपनीज़ यहाँ पे आएँ। आज ऐसे होता है कि जी PNG जा रही तो कोई मसले वाली बात नहीं, हमारे पास ये वाली कंपनी तो मौजूद है यहाँ पर, जो भी बात। दूसरा आपने सर IT का जिक्र किया, मैं बड़ा परेशान होता हूँ, हैरान होता हूँ और ख़ास तौर पर तंग भी आना शुरू हो गया हूँ कि ये जो IT के ऊपर हमारा है ना कि जी हम बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, हम बड़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आई एम श्योर आप पाकिस्तान की हद तक कर रहे होंगे, ग्लोबल स्पेक्ट्रम में मेरे ख्याल में ऐसा हम कोई लेवल पे नहीं है। हम अपने हमसाये मुल्क को क्यों ना कंसिडर कर लें, उनकी मेरे ख्याल में बहुत सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। बट IT की हद तक अब प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा पैदा हो गया है कि एक ना इफ़ेक्टिवली एक आपका जिसको अंग्रेज़ी में लल कहते हैं कि जी एक डाउन था कि जी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो डेवलप होकर उन्हीं पे काम हो रहा था, वो वेब डेवलपमेंट हो, वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, वो सब कुछ हो। अब असल में एक नई चीज़ आ गई है जिसके ऊपर आपकी गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करना चाह रही है, जिसके ऊपर आपका प्राइवेट सिस्टम, वो AI है। अब AI जो है वो आ गई एक चीज़ जिसके अंदर बहुत रैपिडली आपको चीज़ें चाहिए। AI का सबसे बड़ा मसला दुनिया का क्या है कि जी AI की जो कंप्यूटिंग पावर रिक्वायर्ड है उसको जब तक हमने रेगुलराइज नहीं किया कि वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे तब तक AI जो है वायबल चीज़ नहीं है। दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है। मुझे नहीं पता कि इस वक्त पाकिस्तान का AI के ऊपर मिशन एग्जैक्टली क्या है। मैं सुनता रहता हूँ कि जी हमने AI की ये चीज़ बना दी है, ये हुकूमती फ़लानी चीज़ बना दी है। अब मेरे ख्याल में कोई टेंडर भी हो रहा है जो पाकिस्तान की AI एडवाइजरी फर्म, ऐसी इस किस्म की चीज़ें हो रही है, विच इज़ वेरी गुड। बट लोग 3 या 8 स्टेप्स आपसे आगे जा चुके हैं इस चीज़ के अंदर। ये वो वक्त है कि आप भी इस चीज़ के अंदर आप इन्वेस्ट करें, इसके अंदर और वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें, दुनिया को भेजें वो चीज़ें। सर वो AI तो बड़ी दूर की बात है। यहाँ पे आप जितना अपना ये IT की एक्सपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं ना, ये है फ्रीलांसर्स के ऊपर। यहाँ पर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत कम हैं, उनको डिस्करेज किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द टैक्स। देखिए यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स जो है ना वो 40% पे चला गया। यहाँ पे जो एक फ्रीलांसर है, फ्रीलांसर मतलब मैं हूँ, अगर मैं बाहर कहूँ कि जी मुझे काम दें, मैं बड़ा स्किल्ड हूँ किसी भी चीज़ में, AI में या ऑटोमेशन में या किसी भी चीज़ में, एक बंदे को वो कितने का काम दे देंगे? $1 का दे देंगे, $40,000 का दे देंगे, $1,00,000 का दे देंगे, इससे ऊपर एक बंदे को तो नहीं देंगे ना। हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि मेरे पास 500 बंदों की टीम है तो उसको तो वो $10 मिलियन का काम दे सकती हैं। प्रॉब्लम ये है कि फ्रीलांसर को 1% टैक्स है और जो बंदा किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसको 40% टैक्स है। तो वो जो एक मैंने अगर नौकरी करनी है तो मैं फ्रीलांस क्यों ना कर लूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के पास क्यों जाऊँ? इससे पूरा जो आपका IT का निज़ाम है ना
वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा। सो आपको इसको रिकंसिडर करना पड़ेगा। बिल्कुल, तमाम इंडस्ट्रीज जो हैं, हर चीज़ सर, हर कंपनी का जाना जो है एक लर्निंग कर्व होता है आपके लिए। हर तरह के अंदर, आईटी के अंदर भी ये चीज़ हो सकती है, बड़ी कंपनीज़ के अंदर भी हो सकती है। उस चीज़ को मेरे ख्याल में एवेल्यूएट करके आप अपने आप को एवेल्यूएट करें और उससे फिर आगे एक अप्रोच लें। बार यहाँ पे हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के ऊपर, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ज़रा आगे चलते हैं और ज़रा हम एक डिफरेंट किस्म की कुछ खबरें जो हैं, जो ज़रा बिल्कुल लोकल हैं, थोड़ी डोमेस्टिक, उनके ऊपर बात करते हैं। सर ये खबर आज मैंने पढ़ी और हमें बड़ा एक गुस्सा आया इसके ऊपर। वो ये चीज़, पतंग बैरून मुल्क फ़रोख्त करने वाला मुलजिम गिरफ़्तार हो गया। बहुत ही ये एक डेंजरस किस्म का क्रिमिनल था जिसको सर पकड़ लिया। सर कहते हैं कि लाखों मालियत की 2500 तैयार पतंगे और ख़ाम माल जो है वो बरामद हुआ है और मुकदमा दर्ज हो गया इनके ऊपर। सर ये बड़ा देखिए ना, वो ये क्लेम करते हैं भाई साहब कि जी वो यहाँ बेचने के लिए नहीं हम बना रहे थे, हम बना रहे थे बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे कोई निज़ाम क्यों नहीं है जो कि इसको डबल चेक कर सके कि वो शख्स अगर ये कह रहे हैं तो उनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा। अच्छा, अगर उनके पास ये कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर उनको इजाज़त नंबर 1 होनी चाहिए। नंबर 2 मतलब ज़ाहिर है SIFC का बुनियादी जो मकसद है वो तो FDI लेके आना है, या जो FDI के साथ आ रहे हैं उनको फैसिलिटेट करना है। लेकिन अगर कोई शख्स यहाँ से कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है तो उनको भी फैसिलिटेट करने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है बाहर से, तो उसके बाद जाहिर है हमें पता है कि यहाँ पे रेड टेपिज्म कितना है। यहाँ पे मुझे आप बताएं कि ये कॉन्ट्रैक्ट अगर मुझे मिला होता कि पतंगे भेजो, तो मैं किसके पास जाता परमिशन के लिए? पुलिस के पास जाता कि जी मुझे बनाने दें, मैं CPO के पास जाता, मैं DC के पास जाता, मैं FIA, मैं किसके पास जाता? कोई वन विंडो टाइप ऑपरेशन होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब आप कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हो तो फिर उस चीज़ के ऊपर यहाँ के कवानीन लागू नहीं होंगे, उस मुल्क के कवानीन लागू होंगे जहाँ पे वो इंपोर्ट हो रही है। तो अगर उस मुल्क को पतंगे रिसीव करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको सेंड करने से क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल सर, इससे मुझे सर एक और चीज़ याद आ गई जो हमने इसी शो पर डिस्कस की थी कि एक ज़माने में पाकिस्तानी एक टबैको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को 10 पैक सिगरेट की एक ऑर्डर मिला था, ठीक ठाक बड़ा, और उसके ऊपर लेकिन था कि जी क्योंकि 10 पैक पाकिस्तान में अलाउड नहीं है बनाना और बेचना, तो आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। हालांकि देखें जी, अगर तो लीकेज की बात है ना कि जी लीकेज बड़ी है कि जी यहाँ पे वो 10 पैक मार्केट में भी आ जाएगा, यहाँ पे भी, वो तो वैसे ही बड़ा ढेर सारा स्मगल सिगरेट यहाँ पे आ रहा है। तो इसकी हमें को ना समझ नहीं थी आई कि ये क्या हो रहा है। अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर, क्योंकि हमने कहा जी कि पाकिस्तान में पॉलिसी नहीं। ये अगेन ये सर समझ से बाहर इसलिए नहीं है क्योंकि मैं एग्जैक्टली समझ सकता हूँ कि ये जो जिन दफ्तरों में बैठ के ये फैसले होते होंगे उसमें यही होता होगा कि यार रूल क्या है, पेपरा क्या कहता है या फलाना क्या कहता है कि जी वो अच्छा जी वहाँ पे अलाउड नहीं, ये नहीं करना। तो ये देखिए ना, अगर आपके मसाइल जो हैं मुल्क के वो बड़े यूनिक नौयत के जो कि हैं, तो क्रिएटिव सॉल्यूशंस होनी चाहिए ना। क्रिएटिव सॉल्यूशंस के अंदर कुछ चीज़ें, प्रोडक्ट्स जो कि यहाँ पे बैंड है, 10 पैक सिगरेट बैंड है यहाँ पे पतंगे अगर फ़र्ज़ करें बैंड है, आपकी अल्कोहलिक बेवरेजेस भी यहाँ पे बैंड है। लेकिन जिस मुल्क में आप फ़र्ज़ करें एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, वहाँ पे तो जैसे आपने कहा उनकी पॉलिसी अप्लाई होती है और वो उसको रिसीव करना चाह रही हैं, आपको उसके $$ आ रहे हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को। इसमें मुझे समझ नहीं आई कि इस शख्स के ऊपर मुकदमा दर्ज जो किया है उसकी क्या सेंस बनती है। देखिए फिर वही बात है, पहले तो ज़रूर डबल चेक ये करते हैं कि क्या वो झूठ तो नहीं बोल रहा, उसने इवेंचुअली यहीं तो नहीं सेल करनी थी, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। बट अगर एक्सपोर्ट करनी थी फिर कोई मसला नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ना बंदिश के 2 पीछे वजूहत होती हैं ऐसे केसेस में। एक तो ये कि जब बंद करेंगे तो फिर आपको पता है कुछ सेटिंग होगी। दूसरा ये है कि जी कानूनी तौर पे मना है, अब हमने इसके अंदर से एक नुक्ता निकालना है कि कोई एक्सपोर्ट कर रहा हो तो वो उसको इजाज़त है, तो उसके लिए जो पेपर वर्क रिक्वायर्ड है वो कौन करेगा? सो यहाँ पे आपको पता है काम जवान की मौत है तो काम कोई नहीं करना चाहता। और फिर यहाँ पे काम मैं समझता हूँ मैं खुद भी शायद ना कर पाऊँ क्योंकि मुश्किल भी बड़ा है। यहाँ पे आपको पता है कि रिक्विजिशनें भरनी शुरू करो कुछ सादे से काम की, तो पता नहीं कितना सफ़ा है जो आपको भरना पड़ता है। हर एक के साथ पता नहीं कितने ID कार्ड की कॉपियाँ नथी करनी पड़ती हैं, पता नहीं वो किस किस जगह से आपको सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं।
जब आप ज़िंदगी अपने लिए इतनी मुश्किल रखेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। मतलब आप क्यों इतना इनर्शिया है इस सिस्टम में, क्यों एक पोर्टल नहीं, मतलब ये तो ईमेल पे ज़ाहिर है आज से 10-15 साल पहले अगर हम बैठे होते तो हम कहते यार एक ईमेल होनी चाहिए, वो डायरेक्ट टू होनी चाहिए उस इदारे के महकमे के सदर को, नीचे सीसी में 6 और लोग होने चाहिए, सबकी तरफ से आई कंकर, गॉट इट, ओके, अप्रूव्ड का एक आ जाए मैसेज, तो ये सारा कुछ हो जाए। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मसला अगर आज से 20 साल पहले हुआ होता। अब तो एक पोर्टल बना होना चाहिए। वो पोर्टल जैसे ही आपने उसके अंदर 2 लाइनें इबारतें लिख के लगाई हैं, वो सबके सिस्टम्स पे गई है, वहीं पे अप्रूव्ड, रिजेक्ट या नोट की आपको ऑप्शन आ गई, उन्होंने वहीं पे क्लिक कर दी है, साइमल्टेनियसली सबका वो हो गया है। और दुनिया किधर चली गई है, यहाँ पे अभी तक आप कागज़ भर रहे हैं। सबसे बड़ा आसान इसका दूसरा हल है, आपने जो पोर्टल वाली बात की, देखें इंटरनेट की भी लिमिटेशंस हैं। आप इंटरनेट पे एक चीज़ ढूंढने को जाते हैं ना, और इवेंचुअली को प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो या कस्टमर सपोर्ट हो या किसी किस्म की हेल्प चाहिए आपको, तो इवेंचुअली ना एंड में जब वो आपसे थक जाता है ऑटोमेशन वाली चीज़, तो वो आपको एक नंबर फराहम करता है कि जी इस पर फ़ोन कर लें और नुमाइंदे से बात कर लें। ये जो शख्स थे, अगर इनको पता होता कि यार मैंने पतंगे, अब इनको लग रहा है कि नहीं था पता कि इसी एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, या शायद चलें जो भी उसकी फ़र्ज़ करें एक चीज़ मौजूद होती जिसमें आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आपने चेक करना है कि यार पाकिस्तान की इसके ऊपर एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है, तो अगेन पोर्टल होना चाहिए, इस पर लिखें आप जी कि पतंगे वगैरह, उस पर वो आपको कहते जी कि है तो नहीं, लेकिन अगर आपने कोई डिस्कशन करनी है ना इसके ऊपर, तो ये नंबर है। और फिर लोग मौजूद होने चाहिए, फिर उन पे ईज़ ऑफ एक्सेस होना चाहिए, उन लोगों तक रसाई होनी चाहिए कि जी मैं क्यों नहीं कर सकता इसके ऊपर। शायद वो बंदा आपकी बात समझ जाए, शायद वो बंदा अपने सीनियर से करे, सीनियर बंदा किसी पार्लियामेंटेरियन से करे, वो कहने जी इजाज़त होनी चाहिए, इसको भेजो। अगेन उसके लिए सबसे पहले ये नीयत होनी चाहिए कि फ़ोन के उस तरफ जो शख्स बैठा है वो मदद करना चाहता है। हाँ। हम जब सरकारी दफ्तरों में जाते हैं ना, तो मैं आज तक जो भी रिक्वेस्ट लेके गया हूँ, चाहे वो काम नहीं हो सका, चाहे वो काम इवेंचुअली हो गया, जब मैं अपनी रिक्वेस्ट सामने करता हूँ ना, जो शख्स होता है वो कहता है ये हो ही नहीं सकता। मतलब यहाँ पे जो आपको पहली दफ़ा में ना सुनने को मिलती है ना, उसको उसके बारे में कुछ करें, कुछ थोड़ा सा प्लेजेंट फेस बनाएं। आप बंदे को कहें कि जी ये मैं सोचता हूँ, हम करते हैं, हम यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं, हम आपको फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हैं, हम आपका काम करवाएंगे, इस तरह का एटीट्यूड हो। सर मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आ गया, अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ है कि मैंने नादरा के दफ्तर में जाना था, मेरा एक छोटा सा काम था, लेकिन फैमिली ने भी साथ जाना था क्योंकि सबकी वो चीज़ें रिन्यू होनी थी या वट एवर। तो मेरे जो भाई हैं वो जिम से आ रहे थे, तो उन्होंने शॉर्ट्स पहनी हुई थी। सर वहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, गार्ड से लेके इंचार्ज तक ये नहीं हो सकता, वो आ ही नहीं सकते। सर 2 मिनट में उन्होंने अंगूठे लगा के चले जाने, ये पढ़ें, ये देख रहे हैं आप, ये मैंने उनसे सब बड़ी आर्ग्यूमेंट की, मैंने कहा क्या करें अब हम अब घर जाके चेंज करके हैं। कहते सर हमें नहीं पता, यहाँ पे ये अलाउड नहीं है चीज़ कि आप नो शॉर्ट्स पॉलिसी है यहाँ पे। तो खैर सर फिर ऑब्वियसली यही हुआ कि क्योंकि वो इतना इस चीज़ पे अनॉय हो चुके थे मेरे से और मैं उनसे, तो मैंने कहा यार किसी से अहमी गर्मी करने की क्या ज़रूरत है, कि फिर हमने चेंज किया, तो डबल 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 होके आए। और अगर ईज़ नहीं है यहाँ पे मामलात जो है ना, वो यही है कि रेड टेपिज्म जब तक रहेगा ये मामलात भी रहेंगे। तरक्की करना इसको तरक्की करनी है तो इस चीज़ को ईज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे सर जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर चलान हो रहे हैं सर वो EPA ने सर हमें डरा दिया है और कह दिया है कि जो जो गाड़ियां जिनको हमने भरपूर मौका दिया आके अपने गाड़ी की विंड स्क्रीन पे गोल्ड स्टिकर लगवाने का, अपनी टेस्टिंग करवा के, जो तो नहीं आए उनको तो हम देख लेंगे। लेकिन फिर ज़ाहिर आपका मेरा सर मुतालबा था और उन्होंने सुन लिया सर हमारा मुतालबा। सर फिर आप तनकीद करते हैं कि हमारी बात नहीं सुनते, तो बात तो उन्होंने सुन ली। उन्होंने सर बेसिकली मोटरसाइकिल और रिक्शे जो हैं उनका भी धुआं चेक किया जाएगा और टेस्ट हुआ करेंगे और उसके बाद उसकी फ़ीस भी मुकर्रर कर दी उन्होंने तो बाइक और जो रिक्शे वाले हैं अब फ़ीस दे के अपना धुआं चेक कराएंगे और उसके बाद की बात जो है बात में करते हैं। लेकिन सर अभी सिर्फ ये खबर जो ब्रेक की है मैंने कि इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि होने लगा है। हाँ जी बिल्कुल। सो 2 से 3 महीने का वक्फा था जिसमें फ्री स्टिकर लग रहे थे गाड़ियों को जिनकी गाड़ियाँ ठीक थी। अब उन पर जुर्माना हो गया है कि अब अगर वो स्टिकर लगवाने जाएंगे तो डिपेंडिंग ऑन द कार 500 to 2000 पे स्टिकर चार्जेस हैं। लेकिन जो बाइक्स और रिक्शे हैं उनकी तो टेस्टिंग शुरू ही आज के दिन से हुई है या कल के दिन से
उस पर पहले दिन से बाइक की फ़ीस मेरे ख्याल में 100 रुपये और रिक्शे की शायद 200-300 है। अब बात ये है कि इस पर जब लोग एतराज़ करेंगे ना कि एलीट कैप्चर है इस मुल्क में, तो आप इसको डिफेंड नहीं कर सकते। हमें मसला नहीं है कि आपने गाड़ियों को फ्री क्यों किया, आप गाड़ियों पे भी फ़ीस लगा देते हैं, और क्योंकि गाड़ियों पे आपने फ़ीस नहीं लगाई थी तो फिर आप रिक्शे और बाइक पे भी ना लगाते हैं। आपने बाइक और रिक्शे वाले पे फ़ीस लगा दी है, गाड़ी वाले पे नहीं लगाई। अब जब कोई आके कहेगा कि जी इस मुल्क में लीड कैप्चर है, तो फिर मुझे बताएं मैं उसको डिफेंड कैसे करूं? नहीं कर सकते सर, इनको भी इतना ही टाइम फ्रेम देना चाहिए था कि अपनी बाइकिंग करा लें और फ़ीस नहीं लेनी चाहिए। एक तो ये बात। दूसरा, मैं बड़ा कंफ्यूज हो चुका हूँ। आज मैं जब यहाँ आ रहे थे हम, या मैं आ रहा था रादर, तो मैंने ना अपने रास्ते के अंदर एक बहुत बड़ा सा बिलबोर्ड देखा पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, EPA की तरफ से, कि उन्होंने एक काउंटडाउन दे दिया है 3 साल का, जो पता नहीं इस वक्त तक, जब तक मैं था तब तक मैंने 2-3 दफ़ा देखा, शायद चलता रहे 3 साल तक, आई डोंट नो, कि जी 1.5 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा 3 साल में, और हमने ये चीज़ें करनी है उसको रिड्यूस करने के लिए, जिसके अंदर ये एक कार स्टिकर्स एक चीज़ है। दूसरा सर, मुझे मसला है कि अब बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी होंगी जिन्होंने ये टेस्ट पास नहीं किया होगा। एमिशन टेस्टिंग हो रही है ना, तो ये नहीं हो सकता ये कि सारी गाड़ियाँ जो है एमिशन परफेक्ट है, वरना ये इस किस्म के स्मोगी हालात तो ना होते हैं, एमिशन नहीं ठीक सब गाड़ियों के। अब जिस गाड़ी की नहीं ठीक, उसको क्या उसका क्या रद्द आगे क्या है, आगे क्या आपने प्रपोज किया उस गाड़ी वाले को? वो क्या करे? वो चलाते रहें, उनको स्टिकर नहीं मिला तो वो चलान भरते रहें, वो चलान भरते रहेंगे। वो कितने चलान, उनकी गाड़ी ज़ब्त होगी, गाड़ी बंद होगी, उस गाड़ी की मैकेनिकल कोई तब्दीली आएगी उसके अंदर जिसके तहत उसके एमिशंस ठीक हो जाएंगे। मेरा तो नहीं ख्याल यहाँ पे 1990, 91, 92, 93 की गाड़ियाँ जो है जिनमें कैटलिटिक कन्वर्टर नहीं लगा होता, उसके अंदर को वो पुर्जा मौजूद होगा। अगर वो पुर्जा बनाना पड़ेगा तो कौन बना के देगा उसको? ये बड़े सवाल हैं। अब ये मोटरसाइकिलों और रिक्शों की आप बात कर लें, मेरा नहीं ख्याल बहुत सारे मोटरसाइकिल और रिक्शे जो हैं वो इस टेस्ट को पास कर पाएंगे, क्योंकि मोटरसाइकिल हमें पता है यहाँ पे हमारी जिस किस्म की 70-80% मोटरसाइकिल जो यहाँ पे फिर रही है उसके ऊपर कैटलिटिक कन्वर्टर नहीं लगा हुआ उस तरह से, और वो इमिशन जो अपने निकाल रही है वो बड़े ख़तरनाक किस्म के। उनका क्या करेंगे? उनको फिर आप बंद कर देंगे, आप उनको स्टिकर नहीं लगा के देंगे? हो क्या रहा है? मुझे अगला स्टेप जो इसका है वो क्या है? सर, ये 2023 से आप और मैं इसी चैनल पे, इसी शो में, जब तक ये EPA का कॉन्सेप्ट ही नहीं था आया, हम ये बात करते थे कि जी सरकार कैटलिटिक कन्वर्टर्स लेके आए रिक्शों बाइक्स के लिए, फिर उनको सस्ती इकसात पे लोगों को दे, या फिर वो कंपनीज़ को इनकरेज करें कि वो ये करके दें और पीछे हाफ पेमेंट गवर्नमेंट कर दे, हाफ लोगों से ले लें, समथिंग। हम कह रहे थे कोई इस तरह का फार्मूला आप बना लें। अब ये जो आपने बात की है ये बिल्कुल ठीक है कि जिनके ऊपर स्टिकर नहीं लगेगा उनको बेसिकली यही कहा जा रहा है ना कि जी आपकी ठीक नहीं है, जाएं जाके ठीक करवा लें और उसके बाद आके स्टिकर लगवा लें, वरना आपको जो भी रास्ते में पुलिस वाला देखेगा बगैर स्टिकर के वो चलान कर दिया करेगा। बात ये है कि क्या पुरानी गाड़ियों के लिए, बाइक्स के लिए कैटलिटिक कन्वर्टर बन चुका है? क्या वो बन चुका है तो मार्केट में आ चुका है? वो मार्केट में आ चुका है तो उसकी प्राइस क्या है? अच्छा, अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई या हो ही नहीं सकती, तो क्या इंडिया की कई स्टेट्स की तर्ज पे आपने ये फैसला कर लिया है कि 10 साल 15 साल पुरानी गाड़ी या बाइक अब सड़क पे चल ही नहीं सकती? आपने देखा होगा वहाँ पे कई स्टेट्स में लोग गाड़ी रीसेल करने के बजाय दफना रहे हैं। सो बुनियादी बात ये है कि जो भी आपने सोचा है, सही गलत जो भी, वो क्या है, प्लीज़ हमारे साथ शेयर कर लें। हाँ सर, देखिए इसके अंदर सिंपली बहुत सारी चीज़ें जो मेरे ख्याल में होंगी आने वाले दिनों में। ये खबर भी हम यहीं बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि जिस गाड़ी पे EPA स्टिकर नहीं है उसको पेट्रोल नहीं देना आपने, ये भी चीज़ होगी। फिर जिस बाइक पे नहीं लगा हुआ या रिक्शे में लगा हुआ आपने उसके अंदर पेट्रोल नहीं डालना। अच्छा जी, फिर व्हाट अबाउट डीजल कार्स, व्हाट अबाउट डीजल कार्स, आई मीन जो बिग गैस गजलर्स हैं, उनकी EPA टेस्टिंग जो है वो आपने अगर कर ली है। बसेस, आपकी जो लॉरीज़ हैं, आपकी मतलब जो ट्रांसपोर्ट की व्हीकल्स हैं, उन सब की हो गई है। वो तो इलेक्ट्रिक बसेस तो अपनी जगह, वो तो चंद से कुछ कम सी हैं, उनकी भी कर ली है आपने EPA। पॉइंट है सर कि असल में ये EPA टेस्टिंग जो है ये बाद की बात थी। जो मेजर कंट्रीब्यूटर, सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर स्मॉग का, राफे आलम साहब इधर बैठ के इसी शो पे मौजूद, उन्होंने हमें बताया दैट इज़ बैड फ्यूल। नाकस फ्यूल जो है आपके मुल्क के अंदर है, वो एट सोर्स हो या रिफाइनरी की वजह से हो या वो यूरो स्टैंडर्ड पे हम मीट नहीं करते,
उसकी कॉस्ट जो उससे अटैच्ड है पर रिफाइनरी $5 बिलियन है। 1 to 2 बिलियन पर रिफाइनरी, लेकिन रिफाइनरीज 4 से 5 सॉरी टोटल रिफाइनरीज का $5 बिलियन का, लेट्स से $5 to $6 बिलियन में टोटल ये काम होता है, फी रिफाइनरी $1 बिलियन। अब $1 बिलियन को रिफाइनरी निकालना चाहती है इस चीज़ में, इसको करने के लिए है ही नहीं उनके पास। चले फर्ज करें गवर्नमेंट कहती है हम आपको थोड़ी सपोर्ट दे देते हैं, क्या वो करना चाह रही है? पॉइंट इज सर कि ये चीज़ रुकेगी तब जब आप अपना फ्यूल क्वालिटी बेहतर करेंगे, फिर आप आए एमिशंस के ऊपर, या दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड करें। ये तो चले आपने बाद में शुरू कर लिया, पहले करना चाहिए। बात करें रिफाइनरी से, आप जो फ्यूल इंपोर्ट हो रहा है आपका, जो बाद में रिफाइन हो रहा है, उसको ऐसे मेयार का होना चाहिए कि दुनिया के एक सर्टेन स्टैंडर्ड के साथ तो हो ना। हम तो बहुत ही गलत किस्म का फ्यूल जो है बर्न करी जा रहे हैं, तो ये हल नहीं है इस मसले का, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ही है। देखिए फिर वही बात है कि चलें वो उसके तो पैसे ही नहीं है, तो जिस चीज़ के पैसे ही नहीं है उसको एड्रेस करके क्या करना। मतलब मैं तो समझता हूँ कि दुनिया की हर चीज़ को एड्रेस होना चाहिए, लेकिन अगर वो पार्लियामेंटेरियंस हमारे ये सोच के बैठे हुए हैं तो चलें। अब जो ये चीज़ EPA वाली कर रहे हैं उसको भी तो थिंक थ्रू नहीं ना किया हुआ। मतलब हमने जो सवाल इस वक्त उठाए हैं, किसी ने उसका अभी तक किसी असेंबली के सेशन में जवाब नहीं दिया हुआ। बात तो ये होनी चाहिए कि दे वेंट अहेड विद दिस टेस्टिंग, तो इसके इर्द गिर्द की जितनी चीज़ें थीं कि कैटालिटिक कन्वर्टर उसको हल कैसे करना है, कितनी तादाद में चाहिए, क्या पुरानी पे लग सकते हैं नहीं लग सकते, पुरानी बैन करनी है नहीं करनी है, अच्छा जो बैन हो गई हैं वो सिर्फ लाहौर में बैन होंगी या हम उनको रूरल एरियाज़ में चला सकते हैं, या कुछ स्टेट्स मतलब कुछ सूबों में या कुछ सूबों के हिस्सों में शहरों में बंद होंगी, बाकियों में खुली होंगी। ये सारी चीज़ें हैं ना जो कहीं ना कहीं तो डिस्कस होनी चाहिए, और हमारी तरफ से तो वेलकम है। जो भी पार्लियामेंटेरियन हैं जो इस चीज़ को डील कर रहे हैं, ये शो आपके लिए है। आप जिस दिन आपके पास वक्त हो आए बैठे हमें समझा दें, हाँ मुझे आपको भी समझ आ जाएगी, कुछ लोगों को भी समझ आ जाएगी, आसानी हो जाएगी। हाँ आप बेशक पार्लियामेंटेरियन ना आए, महकमे के जो नुमाइंदा वो आएँ, वो हमसे बैठ के बात करें। EPA वालों से बड़े सवाल है मेरे सवाल ये, तो गाड़ियों वशाड़ियों को छोड़ दें, लाहौर की ट्री क्या करना है, शजरकारी की मुहिम जो कहाँ तक पहुँची है, ये सारे बड़े पर्टिनेंट सवाल हैं। अगर तो काउंटडाउन हमने लगा दिया है कि 3 साल हैं, टेम्परेचर ऊपर जाना है और उससे पहले उसका कुछ काबू पाना है, उसके बाद क्या हो रहा है हम जानना चाहते हैं। मैं इस बात पे से खुश हूँ कि काउंटडाउन लग गया है, क्योंकि ये 1.5% वो कह रहे हैं, खुदा ना खास्ता 3, 6, 9 जितने भी 3 से 4% अगर ऊपर चला गया तो यहाँ पे बहुत सारी फसलें उगना बंद हो जाएंगी। सर बिल्कुल सर, बड़े संजीदा मामलात हैं और आपको इन सब को सोचना चाहिए इनके ऊपर, ख़ास तौर पे हुकूमत को, और हमें आगाह करना चाहिए क्या क्या उनके मिशन। हम कोशिश करेंगे किसी को EPA की तरफ से इन द कमिंग एपिसोड्स लाएँ। आज के लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।